1922 यूक्रेन ते रूस विचाले जंग का 1 साल पूरा। जंग दौरान हजारों लोगों ने गवाई जान, तबाही करके लखां लोग होए बेघर। जंग के कारण तो कई हो सकते ने, पर जंग का नतीजा हुंदा है तबाही ते सिर्फ तबाही, जिस दे विच लोग मरदे ने, टुटदे ने, बिखर जाते हैं। इस दे लई समूची दुनिया की लोड़ जंग नहीं बल्कि शांति है। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਈ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के मुताबिक इस जंग ने 7000 तो वध लोगों की जान ले ली, 18000 कैजुअलिटीज हुई ते 80 लाख तो वध लोगों को अपने आशियाने गवाने पे। इस जंग ने दोवां देशों की फौज का भी वड्डे पद्धर पर नुकसान किया है। USA की रिपोर्ट मुताबिक दोवां देशों दी फौजां दीयां 2-2 लाख के करीब कैजुअलिटीज हुई ने। जदों जंग छिड़दी है तो लंबी चलती है तो वह सिर्फ जान या समान का नुकसान नहीं करती, बल्कि बहुत कुछ हिला के रख देती है। रूस या यूक्रेन नूं इस जंग दे विच अर्थव्यवस्था का भी बड़ा नुकसान झेलना पिया। वर्ल्ड बैंक मुताबिक 2022 के विच यूक्रेन की इकोनॉमी 35% तक घटी है, जबकि रशिया की इकोनॉमी 2022 के विच 4.5% तक घट हुई है। इस तबाही करके यूक्रेन की आर्थिकता को अरबां डॉलर का नुकसान होया है तो यूक्रेन से जंग थोपण करके रूस से लाइया गई आर्थिक पाबंदियां ने रूस की आर्थिकता को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जंग करके यूक्रेन की 60% आबादी गरीबी रेखा तो हेठा चली गई है। इन्ना ही नहीं, OECD की एक रिपोर्ट मुताबिक इस जंग ने चलते ग्लोबल इकोनॉमी को $2.8 ट्रिलियन का नुकसान होया है। इन्हां दोवां देशों की जंग करके पूरी दुनिया के विच महंगाई बढ़ी ते इस जंग का असर पूरी दुनिया के खेतीबाड़ी उत्पादों से भी होया। जंग छिड़न तो कुछ समय बाद ही कौमांतरी बाजार के विच वस्तुओं की कीमतों को अग लग गई। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के नेड़े पहुंच गया, जो कि 2008 तो बाद कच्चे तेल दी कीमतों का सब तो उच्चा पद्धर सी। गैस दी कीमतों तो लैके स्टील, एलूमीनियम, निकल तक सारिया वस्तुओं दी कीमतां आसमान छूण लगियां, जिसका असर विश्व अर्थव्यवस्था से भी देखने को मिला। ग्लोबल महंगाई आसमान में छूण लगी। जंग करके सप्लाई के विच विघन पिया। यूक्रेन से हमला करने तो बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से आर्थिक पाबंदियां लगा दित्तियां तां जो रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान चाया जा सके, जिसका बड़ा असर हाले भी जारी है। यूक्रेन से रूस के हमले करके रूस और यूक्रेन को दुनिया भर के देशों को बेची जाने वाली कणक से भी ब्रेक लगी। विश्व कणक की बरामद के विच दोवां देशों की हिस्सेदारी 1/4% तो वध है। खाने के विच वरतों आने वाले तेल, सूरजमुखी के तेल के भाव आसमानी चढ़ गए तो होर खाण पीण दीयां वस्तुओं के भाव भी पूरी दुनिया के विच आसमान छूण लगे। सारी दुनिया के विच कणक की घाट सी। इसका असर कणक के उत्पादक भारत देश से भी होया। भारत को भी घरेलू लोड़ां पूरीआं करन दे लई कणक की बरामद के उत्ते पाबंदी लगाउणी पई। हुण भारत के उत्ते इसका होर की असर होया? जदों यूक्रेन पे हमले करके रूस से आर्थिक पाबंदियां लगाई गई सन तो उसने भारत को कौमांतरी कीमत तो बहुत घट कीमत से कच्चा तेल बेचने की पेशकश की थी। नतीजे वजों पिछले 1 साल के विच रूस की अर्थव्यवस्था को भारत का समर्थन मिला। भारत ने सस्ते कच्चे तेल का पूरा फायदा चुकया। भारतीय तेल कंपनियां रूस को सस्ते भाव से कच्चे तेल की बरामद कर रही ने। भारत पहला सऊदी अरब, इराक और होर खाड़ी देशों तो कच्चे तेल की बरामद करता सी, पर रूस भारत का सब तो बड़ा तेल व्यापारक भाईवाल बन गया। भारत के कुल कच्चे तेल की दरामद के विच रूस की हिस्सेदारी 26% तक हो गई, जो पहला घट सी। इस जंग का असर भारतीय विद्यार्थियों से भी होया।
ਭਾਰਤ ਦੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜੰਗ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 12 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ। ਜੰਗ ਨੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਏ। ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ 35% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, 60% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2500 ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PK ਸਹਿਗਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜ਼रूरत क्यों पई है? अपने आप को कहा कि जो सेट है दुनिया की कोई ताकत जो है रशिया के ऊपर खर्च नहीं कर सकती थी। रशिया के पास इतनी जरूरत ताकत है कि पूरी दुनिया को बड़ी नष्ट कर सकता है, लेकिन वो रशिया नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में यूक्रेन को नीटो का सदस्य बनाया गया, तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया गया। अब नीटो की विस्तृत यूरोपियन यूनियन और नीटो का सदस्य बनेगा, इसके लिए उसको एप्लीकेशन दिला दी, लेकिन अभी तक उसको चर्चा नहीं मिली और उनको लग रहा था कि जो नीटो का रशिया के संसद में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएंगे जी। आज में उसको ये लगता था कि अगर वो जंग करता है तो नीटो जो है कमजोर है, नीटो दिखाई दे जाएगा और रशिया हर प्रकार से 72 घंटे के अंदर जो यूक्रेनी सेना उसके घुटने टिका देगी और वहां सत्ता परिवर्तन कर देगा हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे इनिशियली पीएम से सारी गलती से रशिया को कोई आवश्यकता नहीं थी जंग को छेड़ने के लिए। बहुत बड़ी फौज से उसको गिरफ्तार किया, फौज का मोरल डाउन था, फौज की मोटिवेशन डाउन थी, उनकी ट्रेनिंग पुअर थी, लॉजिस्टिक सिस्टम कमजोर था और वो किसी प्रकार से सफल नहीं हुए अपने इनिशियल वॉर को अचीव करने के लिए। 70 घंटे के बाद 1 साल से लड़ाई हो चुकी है, जंग रुक नहीं रही और रशिया ने कोई बड़े गेम नहीं हासिल किए। स्टेटमेंट है, वॉर ऑफ अट्रिशन चल रही है। एक तरफ से रशिया, दूसरी तरफ 50 देश दुनिया से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर जाता है यूक्रेन का तालुका। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई है। रशिया के अंदर कोई मेनलैंड के ऊपर एक भी हमला नहीं हुआ, लेकिन रशिया में कम से कम लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके, 75 से 80 से कमांडर मारे गए, कम से कम 1000 से ज्यादा उसकी बख्तर और गाड़ियां और टैंक नष्ट हो चुके, 1000 से ज्यादा उसके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके और उनको कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं मिले। ऐसे में पुतिन जो है
जंग को नहीं रोकना चाहते, तो जंग को नहीं रोकना चाहते क्योंकि उनको कोई फेस सेविंग डिवाइस मिला। अपने देश के लोगों को क्या बताएंगे कि जो देश उनका 600 साल से दोस्त था उसके ऊपर किस लिए उन्होंने हमला किया। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन का मोरल और मोटिवेशन बहुत ऊंचा है। वो अपने देश की एकता और देश की घटता इसकी अग्नि को जोड़ रहे हैं। रशिया के लोग कह रहे हैं कि हम किस वजह से लड़ रहे हैं। उनको बताया गया कि हम बड़े नाजी डाले, नाजियों को खत्म करना बड़ा नहीं है और उनका खतरा है। वो संभव अगर उनके सोल्जर को एक्सेप्ट नहीं हुआ और इसलिए जो उनके सैनिक आए रशिया से उनको यही बताया गया कि जंग नहीं जा रहे हैं। रशिया ने अभी साफ तौर पर लगता है ये जंग जीत नहीं सकते कन्वेंशनली। अभी रशिया जो है बड़े पैमाने पर थ्रेटन कर रहा है कि वो जितने भी उसके रिसोर्सेज है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रिसोर्स उनका इस्तेमाल कर सकता है, जबकि साफ तौर पर जानता है कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज ओनली अ वेपन ऑफ डिफरेंस। और कोई भी देश रशिया के ऊपर हमला नहीं करने वाला, कोई भी नेटो कंट्री और बाकी कंट्री अपने सैनिक रशिया के खिलाफ नहीं उतारेगा। ऐसे में ये केवल और केवल एक धमकी है। दुनिया को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि इस धमकी को वो कभी भी लागू नहीं करेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन ऑफ कौन पहले विक करता है। रशिया की बड़ी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यूक्रेन को मना ले कि जो एरिया रशिया ने काबू करनी है वो रशिया के पास मिलते हैं और क्रीमिया भी। लेकिन जेलेंस्की साफ तौर पर कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड साफ तौर पर कहते हैं कि 1 इंच भी टेरिटरी को हम नहीं देंगे रशिया को। और रशिया मेरे मुताबिक ये जंग जीत नहीं सकता और अमेरिका और नेटो जो है यूक्रेन को ये जंग हार नहीं देंगे। तो ये एक वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र की जंग है, तो अगर लोकतंत्र की हार हुई तो इसका नतीजा बहुत बेहतर होगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर सकता है, चाइना जापान के ऊपर, ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है और चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ कर सकता है, सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में या लद्दाख सेक्टर में। ऐसे में किसी भी हालत में वो यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर बाइडेन ने कहा कि जब तक ये जंग चलती है तब तक वो हर प्रकार का वित्तीय सहायता, हर प्रकार का असला, हर प्रकार के वेपन को देते रहेंगे ताकि वो टिका रहे। मुझे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जंग कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, क्यों खत्म होगी, किस हालात से खत्म होगी, सिवाय पुतिन के कोई नहीं जानता। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड एज ऑफ टुडे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो सहगल साहब, आपको लगता है कि जिस तरह रशिया के साथ अफगान वॉर में हुआ था, उसको बैकआउट करना पड़ा था, इस जंग में भी इसी तरह का हो सकता है? देखो, रशिया ने बहुत बड़ी गलती की थी जब सोवियत यूनियन तकरीबन 11-12 साल रहे, उनकी इकोनॉमी इतनी बैठ गई कि सोवियत यूनियन टूट गया। अभी भी अमेरिका का और नेटो का एक ही मुख्य मुद्दा है अभी कि रशिया को इकोनॉमिकली कमजोर किया जाए और उसको मिलिट्री ताकत, उसकी कन्वेंशनल ताकत को कमजोर किया जाए। दोनों में उसको बड़ी जबरदस्त सफलता मिलती है। यूएन के मुताबिक रशिया की इकोनॉमी 4.5% गिर चुकी है, वास्तव में उससे भी ज्यादा गिर चुकी है। वहां पे स्टोर्स में, मॉल्स में शेल्फ खाली है। महंगाई रशिया में भी बहुत बढ़ गई है, भूखमरी रशिया में भी बड़ी होनी शुरू हो गई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा गिर चुकी है। और जहां तक उसकी मिलिट्री ताकत है, आज रशिया के पास असला खत्म हो रहा है, रशिया के वेपन खत्म हो रहे हैं। वो वेपन को रखने के लिए ईरान से, नॉर्थ कोरिया से और अभी चाइना से इनको मांग रहा है। तो सिवाय उसके कन्वेंशनल वॉर के न्यूक्लियर हथियार उसके पास है कुछ है। ठीक है, पहले जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ सफलता नहीं मिली। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने बड़े पैमाने पर उसको एयर डिफेंस सिस्टम दिए यूक्रेन को, रशिया एक सुपर पावर होने के बावजूद भी वहां पे एयर सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सका फ्रॉम डे 1 टू फुल 1 ईयर, और ना ही कर पाएगा। ठीक है, तो पुतिन की जी जिद है वो नाटो पूरी नहीं होने देगा। महंगाई आसमान को छू रही है, ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ गई है, खाद्यान्न की प्राइस बढ़ गई है, फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई है, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई है और दुनिया की इकोनॉमी जो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। इसमें केवल और केवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी अभी भी ऊपर उठ रही है बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज। लेकिन दुनिया की पॉलिसी जो है, दुनिया की इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई है और तमाम दुनिया, खास करके जो साउथ है, जो पुअर नेशन है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जंग खत्म हो ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा हूं, जब तक पुतिन को कोई फेस सेविंग डिवाइस नहीं मिलता, वो लड़ाई खत्म नहीं करने वाले। लड़ाई खत्म होगी मेरे मुताबिक
जब रशिया जो है या तो इतना कमजोर हो जाता है इकोनॉमिकली या मिलिटरीली, उसको सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ता है विदाउट अनकंडीशनली, या पुतिन को सत्ता से हटा दिया जाता है, या पुतिन को असैसिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। पुतिन के ऊपर जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है 4 अटेम्प्ट हुए उनको असैसिनेट करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं। अगर आपको याद होगा जर्मनी में भी हिटलर को मारने के लिए अनेकों कोशिश की गई थी, लेकिन हिटलर एंड तक बचा रहा। जी ठीक है सैगल साहब, साडे नाल विक्रम भी जुड़े हुए रिसर्च कॉरस्पोंडेंट ने। विक्रम की लगता है जो सैगल साहब कह रहे हैं कि उदों तक जंग खत्म नहीं होनी क्योंकि जिद है व्लादिमीर पुतिन दी, पुतिन ऑटोक्रेट ने, पुतिन उदों तक नहीं हटणगे जदों तक वो या तो सत्ता तो नहीं उतरते ते जां फिर रशिया नूं इन्ना कमजोर नहीं कर देंगे कि रशिया कोई जंग करन दे काबिल ही ना रहे। कदों तक ये जंग चलेगी? जी पहली गल तो मैं धन्नवाद करदा तुहाडा कि तुसीं मैनूं अपॉर्चुनिटी देती इत्थे। आपां गल कीती कि रशिया यूक्रेन दे विच करंटली जिहड़ा वॉर हो रही है उस दे विच इकोनॉमिक लॉस होया, जिहड़ा पुतिन आ वो डिक्टेटरशिप के तरीके नाल अपना बिहेव कर रहा वा। पहला मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ये एक्चुअल दे विच जिहड़ी अज करंट सिचुएशन हो गई आ वो इस तरीके ते आई क्यों। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ 2 ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟੋ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਨੇ ਵਾਰਸੋ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਰਸੋ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੇਜਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਨੇਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੇ 15 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਰਸੋ ਪੈਕਟ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਟਵੀਆ ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਇਹ 3 ਬਾਲਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਰੀਜਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ 60% ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ इकोनॉमिक सिचुएशन आ काफी बुरी आ जी। ठीक है, तो एक चीज और जाननी बहुत अहम है कि नेटो है जड़ा सैगल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये चीज कि नेटो जो है वो डायरेक्ट या सीधी लड़ाई जो है रशिया के साथ उसमें क्यों नहीं उतर रहा या उसमें क्यों नहीं उतरा, यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़ा होता, पीछे से ही मदद क्यों दी जा रही है? देखो, अमेरिका ने और नेटो ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही साफ तौर पर रशिया को कह दिया था कि इस जंग में वो हर प्रकार से वित्तीय सहायता और मिलिट्री सहायता करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपने सैनिक को नहीं उतारेंगे रशिया के खिलाफ। लेकिन अगर रशिया ने गलती की और किसी भी नेटो कंट्री के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे वो लैटविया हो, चाहे वो पोलैंड हो या हंगरी हो, तो पूरे के पूरे नेटो की ताकत उसके साथ झेली जाएगी। तो अमेरिका ने और नेटो कंट्री ने और जो 20 और देश जो है
सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन में, किसी ने भी अपना सैनिक नहीं उतारा, क्योंकि अगर सैनिक को उतारे तो 100% वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो उसी प्रकार से चाइनीज सैनिक आ जाएंगे, नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ सकते हैं, ईरान के सैनिक आ सकते हैं, क्योंकि सैनिक नहीं उतारे, रशिया को कोई मौका नहीं दिया गया किसी और देश को हमला करने के लिए, क्योंकि कोई भी और देश जो है रशिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा। तो यूक्रेन को भी उन्होंने सहायता दी है, तो साफ तौर पर कहा कि रशिया के मेनलैंड के ऊपर, रशिया के अंदर एक भी मिसाइल नहीं डालते, रशिया के अंदर एक भी आतंकी शहर नहीं दे रहा है कि रशिया के अंदर एक भी रॉकेट होगा, और आज तक यूक्रेन ने वो किया भी नहीं, क्योंकि अगर यूक्रेन इस बात की कार्रवाई करता है तो नेटो जो है उसको उस माफिक का असला और उस माफिक के मिसाइलें वगैरह नहीं देगा, इसकी उसको आवश्यकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने रशिया को इतना प्रमुख नहीं किया कि रशिया मजबूर हो जाए उनके खिलाफ कोई बड़े युद्ध करने के लिए, और बड़े युद्ध का मतलब है कि वो मजबूर हो जाए कि उसके ऊपर अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोस्ट किए जी थ्रेट नहीं है, मेरे मुताबिक कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। अभी पुतिन ने जो एड्रेस किया पिछले दिन, उसके साफ करके कहा कि अभी रशिया को महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कि केवल उसकी सोच की गलती है। मेरे मुताबिक रशिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, रशिया के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा था, और अगर रशिया भी रहा तो दोबारा कहता हूँ उसकी जो धमकी है वो केवल धमकी है। तो साफ तौर पर जानता है कि अगर उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया, छोटा या बड़ा, तो मिलियन तो लोग मारे जाएंगे, इसलिए ह्यूज कैटास्ट्रोफी एंटायर वर्ल्ड, पूरी ह्यूमन काइंड के लिए बड़ा खतरा होगा। और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है 6 महीने तक शुरू में नहीं आएगा, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगी, और 6 महीने तक शुरू नहीं आता है, इतनी ज्यादा सर्दी हो जाएगी कि 50% जो क्रॉप प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। जो लोग चाहे लड़ाई में है, लड़ाई से 10,000 किलोमीटर पूरे, वो भी प्रभावित होंगे इसी तरह जैसे आप लड़ाई से बताते हो, क्योंकि जो न्यूक्लियर फॉल आउट होता है डिपेंडिंग ऑन द अपर विंड जो किलोमीटर असर करता है। ऐसे में मुझे आमतौर पर नजर आता है जितनी लंबी लड़ाई लंबी चले, नेटो या अमेरिका किसी भी हालत में अपने ट्रिप्स को रशिया के खिलाफ नहीं उतारेंगे। ठीक है, पर ठीक है सैगल साहब, विक्रम एक चीज बड़ी अहम है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਨੈਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਟੋ ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2008 ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਨੈਟੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੈਟੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਜੀ ਆਪਾਂ डिफरेंट रिपोर्ट्स ने, अगर आप यूएस की एक रिपोर्ट देखिए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कह रही ने कि 1 ਲੱਖ मिलिटरी ਜਿਹੜੀ कैजुअलिटीज ਹੋਈਆਂ ਨੇ दोनों साइड्स। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करदे ने कि 2 ਲੱਖ मिलिटरी कैजुअलिटीज ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जी 2 ਲੱਖ मिलिटरी कैजुअलिटीज ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹ 37 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ % ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈ ਆ shrink ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾ ਉਹਦੀ 4.5% ਕੁਛ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਟੋ ਜਾਂ US ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਆਇਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ 27% सी रशियन ऑयल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ठीक है सैगल साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं अगर इंडिया की बात की जाए भारत की बात की जाए तो एथिकली हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? हमारी नीति बड़ी अच्छी रही है। हम न्यूट्रल रहे। हमने केवल वही स्टैंड दिया जो अपने देश के हित में है। हमने खास करके अमेरिका को दर्शा दिया कि रशिया एक ओवरसी मार सकती है और हमारी फॉरेन पॉलिसी मेड इन रशिया नहीं हो सकती, हमारी फॉरेन पॉलिसी मेड इन अमेरिका नहीं हो सकती। हमारी फॉरेन पॉलिसी मेड इन इंडिया ही है और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने हित को निगाह में रखते हुए कार्रवाई करेगा। इस समय हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर यूक्रेन को भी भरोसा है और रशिया को भी भरोसा है और कल कोई देश मध्यस्थता करता है तो केवल और केवल मोदी और हिंदुस्तान कर पाएगा। अगर चाइना मध्यस्थता करने की कोशिश करता है यूक्रेन को भरोसा नहीं है, कोई और देश करने की इच्छा दोनों को भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर आप देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट भी करें, इजराइल के प्रेसिडेंट भी करें, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी करें, केवल मोदी ही है यानी हिंदुस्तानी जो इस युद्ध को रोक सकता है। और इससे पहले जब रशिया ने पहले अपने न्यूक्लियर फायरों को अलर्ट कर दिया था और बड़े साफ तौर पर आ रहा था कि सर वो न्यूक्लियर कार्रवाई कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लंबी चौड़ी बातचीत की जी पुतिन के साथ में और पुतिन ने इसके बाद में अपने जितने भी न्यूक्लियर फोर्सेस है उनको डी अलर्ट कर दिया और उसको आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर फायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है जी पर वो भी जाना चाहते हैं, वो भी साफ तौर पर रक्षा को बताना चाहते हैं कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना जो है वो किसी प्रकार से सही नहीं होगा। तो यानी दूसरे लक्ष्य में हिंदुस्तान की पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल रही है। जहाँ तक ऑयल का ताल्लुक है, लड़ाई से पहले हमारी टोटल 0.5% इम्पोर्ट था रशिया से। अभी रशिया जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर हो गया और हम उनसे ऑयल सस्ता खरीद कर उसको रिफाइन करके जो हमारी रिफाइनिंग क्षमता बड़ी जरूरत है उससे रिफाइन करके यूरोप को भी बेच रहे हैं और अमेरिका को भी बेच रहे हैं, जिससे हमको दोनों तरफ से इधर से रशिया के साथ मिल रहा है तो उधर से उसको बेचने से और भी कीमतें कम हो रही है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी इज दी ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इस तरह की तकरीबन 6.5 से 7% ग्रो कर रही है, जबकि सारी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। बड़े सारे देशों की तो माइनस में हो गई है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है इस युद्ध के बावजूद भी फ्लाइट के बाद भी फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान को छू गई, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है तरक्की की तरफ है। जी विक्रम एक चीज होर बड़ी अहम है, इंडिया की पोजीशन है जी एथिकली इंडिया न्यूट्रल रहा इस पूरी जंग दे विच, पर जे देखा जाए जिस तरीके दे नाल यूक्रेन दे नाल इंडिया की बायलैटरल रिलेशन सी या रशिया दे नाल सी, साडे जिहड़े स्टूडेंट सीगे जिहड़े बहुत हज़ारां दी गिनती दे विच यूक्रेन दे विच जां उधरलियां कंट्रीज दे विच मैडिकल दी स्टडी कर रहे सी, MBBS कर रहे सी, उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान होया इस पूरे उहदे विच। उन्हां दे जिहड़े ठीक है सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, उन्हां नूं लैके आंदा सेफ कढ़िया यूक्रेन दे विचों, बट जिहड़ी उन्हां दी स्टडी सी जां फ्यूचर सी उहदा हुण की बनेगा? जी आपां ये बहुत ही वड्डा
ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18,000 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 18,000 ਬੱਚੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 18,000 ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ? ਜੀ ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम। सो ਜਿਹੜੀ डिस्कशन है इस पूरे मामले पे रशिया यूक्रेन वॉर तक वो चल रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, ब्रेक तो बाद वापस आ रहे हैं। पीके सैगल साडे नाल बने हुए हैं, विक्रम साडे रिसर्च कॉरेस्पोंडेंट ने वो भी साडे नाल बने हुए हैं।